हेलो अस्सलाम वालेकुम। आ, ये जो पार्ट 4 है, अब इसमें क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज ही सॉल्व करेंगे लेकिन थ्रू मिलिटन फैक्टराइजेशन। तो ये जो दो सवाल हैं ये मैंने लिखे हुए हैं। पहला सवाल कह रहा है इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करो। तो इस इनइक्वालिटी को इस तरह भी सोचा जा सकता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन इज ऑन और अबव द एक्स एक्सेस भी बोल सकता था, अबव द लाइन, लाइज ऑन और अबव द लाइन, द लाइन y इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि एक्स एक्सेस की लाइन होती है y इक्वल्स टू जीरो। तो इस तरह भी इसको सोचा जा सकता है। सही, अबव द लाइन y इक्वल्स टू जीरो। इसी तरह दूसरी इनइक्वालिटी एग्जैक्टली आप उसको भी इसी तरह सोच सकते हैं कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच दिस फंक्शन लाइज ऑन द लाइन y इक्वल्स टू -3 और बिलो द लाइन y इक्वल्स टू -3। क्योंकि आप चाहते हैं कि y वैल्यूज इसकी जो हों वो भी -3 के इक्वल हो या कम हो। ओके, तो पहली इनइक्वालिटी सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ओके, तो मिलिटन फैक्टराइजेशन बहुत आसान है, मैं बता चुका हूँ। बस ये है कि उसमें आपकी टेबल्स अच्छी होनी चाहिए, बाकी काम एग्जैक्टली वही है। किसी तरह कंप्लीटनेस का भी मुश्किल नहीं है, काम एक ही है। बस नंबर्स डिफरेंट हो सकते हैं, कहानी वही, लेकिन कहानी वही है कि टू आपको इंट्रोड्यूस करना है, फिर प्लस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर करना है। इसमें क्या है, इसमें ये है कि आपको ये एक्स स्क्वायर से पहले नंबर लेना है जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। इस केस में +1 है। ओके, ये आखिरी नंबर लेना है जो सी होता है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ये होता है -6। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें क्या आ रहा है, -6। ओके, अब आपको इस -x को दो नंबरों में तोड़ना है, या इन अदर वर्ड्स ये जो -1 है, ये जो x का जो कोएफिशिएंट है -1, इसको दो नंबरों में तोड़ना है। इसको दो नंबरों में ऐसे तोड़ना है कि जब प्लस माइनस करूँ तो -1 ही बने, लेकिन जब मल्टीप्लाई करूँ तो -6 बने। अब आप लोग पॉज करके सोच सकते हैं। अ, इसका जो जवाब आएगा वो ये आएगा -3 और +2। और -3 +2 क्या होता है, -1। और जब आप -3 और +2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीज देखे -6 ही आ रहा है। सही। ओके, तो इसका क्या मतलब हुआ, मतलब ये है कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -3x +2x -6। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x-3, यहाँ से +2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x-3। तो ये आएगा x-3 और ये आएगा x +2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये यहाँ तक तो काम आसान है। उसके बाद थोड़ा अब नई चीज है क्या। अब आप ये देखें, हम इस हर क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का मिलिटन फैक्टराइजेशन से करेंगे और फैक्टर बनेंगे। एक फैक्टर बनेगा या दो फैक्टर बनेंगे, तीन फैक्टर बनेंगे। तो करना इस तरह है कि आपने ये सोचना है कि ये दो नंबर्स हैं, एक नंबर ये है और एक नंबर ये है, और दो नंबर्स को आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, और दोनों को मल्टीप्लाई करके आउटपुट क्या आ रहा है, पॉजिटिव, या इक्वल टू भी जीरो आ रहा है, लेकिन मेन चीज क्या है, पॉजिटिव। ओके, तो ऐसा कब होता है कि दो नंबरों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर पॉजिटिव आता है। इक्वल टू जीरो भी हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव कब आएगा, वो तब आएगा जब दोनों नंबर्स क्या हो, सेम। इन अदर वर्ड्स उनके साइन सेम हो। जो दो नंबर्स हैं उनके साइन सेम हो, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो आउटपुट भी क्या आएगा, पॉजिटिव। और दोनों के नेगेटिव हो अगर, तो तब भी क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये आपको पता होना चाहिए। कॉमन सेंस की बात है कि दो पॉजिटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉजिटिव आएगा, दो नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर पॉजिटिव आएगा। जरूरी नहीं है सेम हो, बस साइन की बात हो रही है। तो एक पहला केस, तो आप लिखेंगे केस नंबर 1 कि x-3 भी क्या हो, पॉजिटिव हो या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इक्वालिटी पे डाल दें। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। सही है, तो अब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो अब आप एक ऐसा नंबर चाहते हैं जो इन दोनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करे। आपने क्या किया कि आपने ये कंसिडर किया एक ऐसा केस जिसमें दोनों पॉजिटिव हो। अगर आप चाहते हैं ये दोनों पॉजिटिव हो तो इसका मतलब है आप ये भी चाहते हैं और आप ये भी चाहते हैं। तो इन अदर वर्ड्स आप क्या चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो। क्यों, क्योंकि जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा तो ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी, लेकिन ये भी होगी। क्यों, कोई भी नंबर अगर मैं 3 या 3 से बड़ा लूं तो ऑब्वियसली -2 और -2 से भी बड़ा हो जाएगा। ये वाली मैंने कंडीशन क्यों नहीं ली, क्योंकि अगर मैं -2 से कोई बड़ा नंबर लूं या भले इक्वल लूं तो जरूरी नहीं है वो 3 या 3 से बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल -2 इटसेल्फ ले लें तो वो देखें वो 3 या 3 से बड़ा नहीं आ रहा। इसी तरह -2 से कोई बड़ा ले लें, लेट से -1.5, तो तब भी देखें 3 या 3 से बड़ा नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं 3 या 3 से कोई भी बड़ा नंबर लूंगा तो वो फिर 3 से भी बड़ा होगा और -2 के इक्वल भी हो सकता है, उससे बड़ा भी होगा। इन अदर वर्ड्स ये वाली कंडीशन है, ये जो कंडीशन है ये फिर इन इसको भी सेटिस्फाई करेगी और इसको भी सेटिस्फाई करेगी। ये थोड़ा सोचें। केस 2,
केस 2 क्या है? केस 2 में ये कि दोनों नेगेटिव हो, तो आप चाहते हैं दोनों नेगेटिव हो। अच्छा, तो जब भी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा, तो फिर और फिर लाजमी ये भी पॉजिटिव होगा, x-3 जो हमारा नंबर होगा, और x+2 भी पॉजिटिव होगा, ये भले इक्वल टू 0 भी हो जाए। तो फिर जब दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉजिटिव आएगा। तो ये है कि ये जो कंडीशन थी, ये दोनों को सेटिस्फाई कर रही थी। अब ऐसा हो सकता है कि दोनों नेगेटिव हों, ये भले इक्वल टू 0। तो ये आएगा कि एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3, और यहाँ से आएगा एक्स इज लेस देन इक्वल टू -2। अब आप एक ऐसा इनइक्वालिटी चाहते हैं जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे, तो ऑब्वियसली डायरेक्टली देख के पता चल रहा है कि ये वाली। क्यों? क्योंकि अगर मैं -2 या -2 से कोई भी कम नंबर लूंगा तो ऑब्वियसली फिर 3 से भी छोटा होगा। लेकिन अगर मैं 3 से कोई छोटा नंबर लूँ, लेट से 1, तो ऑब्वियसली फिर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो जब ये वाली कंडीशन आप लेंगे तो फिर वो ये भी सेटिस्फाई हो जाएगी, ये भी सेटिस्फाई हो जाएगी कंडीशन। इन अदर वर्ड्स ये वाला नंबर भी नेगेटिव होगा, ये वाला नंबर भी नेगेटिव होगा। इन अदर वर्ड्स ये जो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से आपने सॉल्व करके बता दिया कि एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और एक्स मस्ट, या फिर और अ, ये आपका सोल्यूशन आ जाएगा कि एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और एक्स मस्ट बी लेस देन इक्वल टू -2। तो ये आपका सोल्यूशन आएगा। तो इस तरह क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं केसेस बना के। अब क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है x² - 16x इज लेस देन इक्वल टू -3। तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के बारे में हम इसको यूं भी सोच सकते हैं कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच दिस फंक्शन लाइज बिलो द लाइन y इक्वल्स टू -3 और ऑन द लाइन y इक्वल्स टू -3। ओके, तो इस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को किस तरह सॉल्व करेंगे? आ, हाँ, बस यहाँ से मुझसे एक गलती हो गई, ये टाइप हो गया है। ये होगा +57। ओके, एक सेकंड, सॉरी। और ये होगा +57। ओके। ओके, तो वही क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को मेरे टर्म से सॉल्व करने का वही तरीका है कि आप एक क्वाड्रेट सब कुछ लेफ्ट साइड पे ले जाएं, और मेक श्योर करें कि राइट साइड पे 0, ताकि आपके फिर आप इधर मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन अप्लाई करें। सॉरी, इधर 0 आएगा। इधर 0 हम इससे रखते हैं ताकि फिर वही वाली चीज अप्लाई करें कि दो फैक्टर इधर बन रहे होंगे लेफ्ट साइड पे, और फिर हम वही चीज अप्लाई कर रहे होंगे कि नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो या तो आंसर नेगेटिव आ रहा है, या मल्टीप्लाई करें तो आंसर पॉजिटिव आ रहा है, तो तभी केसेस बनते हैं। ओके, तो इसको फैक्टराइज करते हैं, तो इसके जो x² का जो कोफिशिएंट है वो 1 आ रहा है, और बाकी जो c है, जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, वो +60 आ रहा है। तो +1, और जब +60 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ रहा है +60। ओके, या +60 बोलते हैं, बेहतर है। ये आ रहा है -16, एक्स का कोएफिशिएंट। तो -16 को किस तरह तोड़ें? -16 को, हाँ, इस तरह तोड़ देंगे, -10 -6 कर दें। तो -10 जब -6 करेंगे तो -16 ही आएगा, और जब -10 और -6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +60 आ जाएगा। मैंने सही लिखा है ना? हाँ, उधर भी सही लिखा है। तो ये हो जाएगा x² -10x -6x +60। तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x-10, यहाँ से -6 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x-10। तो ये हो जाएगा x-6, ये हो जाएगा x-10 इज लेस देन इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें लेस देन इक्वल टू को 0 का केस बन रहा है। ओके, इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें क्या है? इसमें ये कि दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आंसर नेगेटिव आ रहे हैं, या इक्वल टू 0 भी आ रहा है, लेकिन मेन चीज नेगेटिव है। तो ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, आंसर नेगेटिव तब आएगा जब एक पॉजिटिव हो और दूसरा क्या हो, नेगेटिव। या एक नेगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो, तो तब भी आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। तो ये वो केसेस बन सकते हैं। तो केस नंबर 1, केस नंबर 1 और केस 2। तो केस 1 में ये हो सकता है कि x-6 क्या हो, नेगेटिव हो, और x-10 क्या हो, पॉजिटिव हो। इसमें ये हो सकता है कि x-6 क्या हो, पॉजिटिव हो, और x-10 क्या हो, नेगेटिव हो। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये आएगा x इज लेस देन इक्वल टू 6, और ये आएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अच्छा, अब इसमें थोड़ा डिफरेंट है। इसमें ये है कि आपको ये देखना है, यहाँ से भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आएगा कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, और यहाँ से आएगा x इज लेस देन इक्वल टू 10। अब इसमें पुराने वाले केस से थोड़ा डिफरेंट सीन है। वो ऐसे
कि यहाँ पे क्या कह रहा है, अब मैं चाहता हूँ ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो, सही है, क्योंकि हम पहले भी यही चाह रहे थे कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हो, तो हमने एक अल्टीमेटली कैसी कंडीशन ली जो दोनों को सेटिस्फाई कर रही हो। यहाँ पे क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है, ये जो हमारा सोल्यूशन ये कह रहा है कि जो नंबर है एक्स वो 6 से कम होना चाहिए और 10 से बड़ा होना चाहिए एट द सेम टाइम, क्योंकि बोथ कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड, कि एक्स मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 6 एंड एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो कोई भी नंबर लूँ, ऐसा हो नहीं सकता कि या तो वो 6 हो, 6 से बड़ा हो, या 10 से बड़ा हो। मतलब ये आपका नंबर क्या होगा, या तो 6 होगा या तो 6 से कम होगा, और वो ये कह रहा है कि 10 भी होगा और 10 से बड़ा भी होगा। तो ऐसा हो नहीं सकता, या तो वो इस साइड पे होगा या तो वो इस साइड पे होगा, ऐसा नहीं है कि एक ही नंबर हो वो दोनों साइड पे हो। कोई ऐसा नंबर नहीं है जो छः छः भी हो या 6 से कम भी हो और फिर साथ में 10 या 10 से बड़ा भी हो, ऐसा हो नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल लेट से मैं 6 ही ले लूँ, तो वो फिर ऑब्वियसली 10 नहीं है, 10 से बड़ा भी नहीं है। तो आपको ऐसे नंबर्स देने हैं जो दोनों को सेटिस्फाई करें, ऐसा हो नहीं सकता, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। हाँ, अब ये पॉसिबल है। आपको वो नंबर्स चाहिए जो 6 से बड़े भी हों और 10 से कम भी हो। हाँ, तो ऐसे नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं और वो वही नंबर्स हैं जो 6 से बड़े हों और 10 से कम हो। तो ये वो कंडीशन है जो दोनों को सेटिस्फाई करेगी। आप वो नंबर्स चाहते हैं जो 6 से बड़े भी हों और 10 से कम भी हों। तो ऐसे नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, और वो नंबर्स वही हैं जो 6 से बड़े और 10 से कम हो। सही है, ऐसे बेशुमार नंबर्स, इन्फिनिटली मैनी। तो ये आपका सोल्यूशन था। ओके। तो यहाँ पे बस मुझसे टाइप हो गया था। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 57। अच्छा, तो बस एक मुझे कनेक्शन इधर दिखाना था कि हमने एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 57 लेस देन इक्वल टू -3 सॉल्व किया। मतलब फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच दिस फंक्शन लाइज बिलो द लाइन y इक्वल्स टू -3 और ऑन द लाइन y इक्वल्स टू -3। हमने इसको फिर यूं लिख लिया था, क्योंकि हर क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी हम मिडिल टर्म से इसी तरह सॉल्व करेंगे कि उधर हर नंबर उधर लेके जाएंगे ताकि मेक श्योर राइट हैंड साइड पे जीरो। तो ये हो जाएगा +60। अब आप इसको यूं भी सोच सकते हैं कि वी आर फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच दिस न्यू फंक्शन लाइज ऑन द एक्स एक्सिस और बिलो द एक्स एक्सिस, इन अदर वर्ड्स लाइज ऑन द लाइन y इक्वल्स टू 0 और बिलो द लाइन y इक्वल्स टू 0। तो आप इसको यूं भी सोच सकते हैं कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच दिस फंक्शन लाइज ऑन द लाइन और बिलो द लाइन y इक्वल्स टू -3, या फिर फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच दिस फंक्शन लाइज ऑन द लाइन y इक्वल्स टू 0 और बिलो द लाइन y इक्वल्स टू 0, या y इक्वल्स टू 0 को आप एक्स एक्सिस भी बोल सकते हैं। तो दोनों इक्विवेलेंट सवाल है, दोनों इक्विवेलेंट क्वेश्चंस हैं, और ऑब्वियसली इन दोनों के आंसर्स भी सेम आएंगे। तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज को मिडिल टर्म से इस तरह सॉल्व करते हैं। अ, एक मैं यूं कवर करना चाहता हूं कि अगर लेट्स से कि आपके पास ओनली एक्स स्क्वायर वाला केस हो, ओनली एक्स स्क्वायर वाला केस हो, वो तो फिर आराम से डायरेक्टली सॉल्व हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल लेट से अगर मैं आपको बोलूँ एक्स स्क्वायर -4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर -8 इज लेस देन इक्वल टू 5, तो ये सारे केसेस आसान है। क्यों? आप बस सारे नंबर्स को राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे और फिर वही स्क्वायर रूट लेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, तो पहली वाली इनइक्वालिटी मेंटेन रहती है और दूसरी वाले में साइन चेंज होकर माइनस आ जाता है। ये वाली कैसे होगी, ये ऐसे होगी कि हो जाएगा 13। तो पहली वाली इनइक्वालिटी मेंटेन रहती है, स्क्वायर रूट आ जाता है, और फिर दूसरी वाली में साइन चेंज होकर नेगेटिव आ जाता है। सही। आ, लेकिन आप चाहें तो उसको हमारे तरीके से भी कर सकते हैं, मतलब मिडिल टर्म के फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं। मिडिल टर्म में आपको मिडिल टर्म एक्चुअली करना नहीं होगा, लेकिन मैं केसेस एक्चुअली बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ इसको सॉल्व करें, तो अब आपको उसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x-2। करने की जरूरत नहीं है भाई, मतलब मेहनत का काम है फजूल में। अब आप केसेस बनाएंगे कि केस नंबर 1 क्या बनेगा, कि ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, या ये नेगेटिव ये नेगेटिव। तो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बता रहा हूँ कि ऐसे तरीके से भी आप कर सकते हैं कि अगर सिर्फ एक्स स्क्वायर हो तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा, लेकिन फिर आप उसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं और फिर लंबे तरीके से भी कर सकते हैं केसेस बना के। लेट्स से कि आपके पास ये है एक्स स्क्वायर -8 इज लेस देन इक्वल टू 5। तो इसको आप क्या लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर -13, और यहाँ से उसको फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस स्क्वायर रूट 13 x प्लस स्क्वायर रूट 13। ये फैक्टराइजेशन भी आपके आई थिंक सिलेबस में है। और ये फैक्टराइजेशन इस तरह है कि आपको पता होना चाहिए कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a+b a-b। ये ऐसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जरूरी नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए। तो 13 को मैंने लिख लिया √13 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर -13 क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस √13 का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर क्या होता है, वो होता है a-b a+b। तो फैक्टराइज करेंगे, जब फैक्टर्स हो जाएगा तो केसेस बनाएंगे, तो वो भी लंबा तरीके से कर सकते हैं, जरूरत नहीं है, प्लीज नहीं करिएगा। लेकिन ये कि पता होना चाहिए कि इस तरीके से भी कर सकते हैं।
ओके। आ, हाँ, ये वाले सवाल नहीं आ सकते अगर आपको मैं बोलूँ x² + 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्योंकि माइनस नहीं है ना, तो फिर फैक्टराइज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ माइनस नहीं है तो फैक्टराइज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसको आप प्लीज वो केसेस के तरीके से सॉल्व नहीं करिएगा, ज्यादा आसान है यूं ही करिएगा। ये हो जाएगा -3। फिर हमें पता है कि कोई भी नंबर, तो मैं चाह रहा हूँ कि कोई भी नंबर का स्क्वायर करूँ तो या तो 3 या -3 या -3 से बड़ा है। तो हमें तो वैसे ही पता है कि कोई भी नंबर का आप स्क्वायर करते हैं तो या तो 0 या 0 से बड़ा आएगा। तो ऑब्वियसली वो -3 या -3 से बड़ा भी आएगा। तो इन अदर वर्ड्स इसका जो सोल्यूशन होगा वो होगा ऑल रियल नंबर्स एक्स। Say this inequality is satisfied for all real numbers x. No matter what x is, this inequality will be satisfied. Given that x is a real number. ओके। और ये जो मैंने क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज जो सॉल्व किए इनके आप ग्राफ भी बना सकते हैं। इनको स्केच करके दिखा सकते हैं। जरूरी नहीं है, अगर सवाल अनलेस अदरवाइज मेंशन आपको बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है ग्राफिकली। लेकिन ये है कि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है और ये y = 0 या उसके बिलो। इसी तरह ये भी ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है और y = -3 या फिर बिलो। इसी तरह ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है और ये y = 0 की लाइन है, या अबव की बात हो रही है इस केस में। ओके। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज को अब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कैसे करेंगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ऐसे करेंगे कि काम वही है, केसेस वाला ही सीन है। फॉर एग्जांपल लेट से x² - 16x + 60। इसको मुझे सॉल्व करना, कोई भी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी हो सकती है। लेकिन अगर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करना चाह रहे हैं तो फिर होगा ये कि लेट से कि आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपने अप्लाई किया तो ये हो जाएगा -b ±√b² - 4ac/2 है। ओके, तो क्योंकि मुझे सोल्यूशन पता है मैं जरा देख लेता हूँ। ओके, जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यूज आएंगी, कैलकुलेटर तो डायरेक्ट जवाब देगा, वो ये जवाब देगा। अब आप तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमेशा हमें पता है फिक्स जवाब देता है, फैक्टर्स नहीं देता। मिलिटन फैक्टराइजेशन में फैक्टर्स आते हैं, ये फैक्टर्स नहीं है, तो उनको आपको फैक्टर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो, आप उसको क्वाड्रेटिक फार्मूले में रखेंगे, अज्यूम करेंगे क्वाड्रेटिक आप इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। सही है। वहां से आंसर्स आएंगे, उन आंसर्स को आपको फैक्टर में तब्दील करना पड़ेगा। तब्दील करना बहुत आसान है, जो भी इधर वैल्यू उसको उधर लेके माइनस ले लें। तो ये हो जाएगा x - 6 एक फैक्टर बन जाएगा और बन जाएगा x - 10। तो मतलब ये है कि अगर आपको मिलिटन फैक्टराइजेशन बहुत मुश्किल लग रही है तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में अप्लाई करके आप आंसर्स ऑब्टेन करेंगे, उनको फैक्टर्स में कैसे तब्दील करेंगे कि आंसर्स को लेफ्ट साइड पे ले जाएं। तो ये आपके फैक्टर्स बन जाएंगे। और वो फैक्टर्स अब आप इधर प्लग इन कर दें। अब आपके पास एग्जैक्टली वही बात आ गई कि केसेस हैं, केसेस बनेंगे और उनको इस इनक्वालिटी को आप सॉल्व करेंगे। लेकिन ये है कि पेपर में ऐसा करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि आप डायरेक्टली यहाँ से यहाँ आ नहीं सकते, आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन की। आई डोंट थिंक कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में बस प्लग इन करने के मार्क्स मिलेंगे। सही है, तो ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन आपको आनी चाहिए। हाँ, ये है कि अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पूरा ये वर्किंग दिखाई कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर रहा हूँ, मतलब आपने ऐसा नहीं है कि ये वर्किंग भी नहीं दिखाई और ये भी नहीं दिखाई और आपने डायरेक्टली फैक्टराइज कर लिया फिर मार्क्स नहीं है, लेकिन आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके फिर दिखाया कि मैं उसको फैक्टर्स में तब्दील कर रहा हूँ, फिर तो एक्सेप्टेबल है। अब आपके पास वही नॉर्मल जिस तरह हम सॉल्व करते हैं बाय केसेस। तो अब ये है कि क्वाड्रेटिक्स के सारे का हमने सब कुछ कवर कर लिया, सब लिटरली सब कुछ कवर कर लिया, कोई भी मुश्किल बात नहीं है। अब ये है कि बस सवाल सॉल्व करेंगे और उसमें फिर कोई नई नई चीजें अगर आ गई तो आ गई, नहीं आई तो नहीं आई। और ये है कि बस हमें आइडिया हो जाएगा किस तरह के सवाल आ सकते हैं क्वाड्रेटिक्स में। अब अगली वीडियो में बस मैं क्वेश्चन सॉल्विंग करूंगा और क्वाड्रेटिक्स मुकम्मल हो जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।